नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। सिंध के वीर सपूत रूपलो कोहली के बलिदान दिवस के अवसर पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित दाहर सेन स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नई पीढ़ी को प्रेरणा देने और रूपलो कोहली की वीर गाथा को जन जन तक पहुँचाने पर अपने विचार व्यक्त किए। ये रूपला कोहली ने भ्रम तोड़ा कि देश की आजादी की लड़ाई के अंदर हम अंग्रेजों की जय जयकार करने वाले लोगों में समाज नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सम्मिलित जो टोली बनी, उनमें रूपला जी कोहली उसमें से एक सम्मिलित थे। सिंध के वीर सपूत रूपलो कोहली के बलिदान दिवस के अवसर पर हरिभाऊ उपाध्याय नगर स्थित दाहर सेन स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि देशभक्ति स्वाभिमान की रक्षा के लिए सिंध के वीर सपूत रूपलो कोहली ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। ऐसे महापुरुष का बलिदान दिवस पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कह सकता हूं कि ऐसा तो किसी के पास नहीं हो सकता, परंतु किसी के पास रूपलो कोहली की विरासत नहीं हो सकती है। ना रूपलो कोहली हो सकता है। रूपलो कोहली उन लोगों में से है जिसने अंग्रेजों की सल्तनत को स्वीकार नहीं किया, परंतु देशभक्ति और स्वाभिमान अपनत्व शब्द क्या होता है, लड़ाई को लड़ने के लिए आज़ादी की लड़ाई में सम्मिलित हुआ और आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए जो तरीके थे सब अपनाए और देश का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए सर्व न्यौछावर कर दिया। कार्यक्रम में विधायक अनिता बघेल ने कहा कि महाराजा दाहर सेन स्मारक और रूपलो कोहली के बलिदान से हम प्रेरणा लेकर देशभक्ति का भाव युवा पीढ़ी में जगाने का प्रयास करेंगे तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। शहर भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर प्रियशील आड़ा ने कहा कि कोहली समाज की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बलिदान को घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। स्मारक अब महापुरुषों के बलिदान का प्रेरणा केंद्र बन गया है। समारोह समिति के कंवल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि समिति की ओर से निरंतर स्मारक पर स्थापित मूर्तियों के जीवन को विद्यार्थियों तक पहुंचाने के लिए प्रयासरत हैं और सभी का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाले तीर्थयात्रियों और अतिथियों के दर्शन से प्रेरणा मिल रही है। पूर्व उप महापौर संपत सांकला ने सभी का आभार व्यक्त किया। मोहन तुलसियानी ने इंगलाज माता का पूजन अर्चना करवाई। समारोह में कोहली समाज के जिलाध्यक्ष लेखराज राजौरिया, कौशल चित्तौड़िया, विमल वर्मा, वंदना खोरवाल, देवी सिंह, हरजीत सिंह, सुरेश कोरवाल, विनोद कुमार, रणजीत सिंह, कविता, आकाश, राजा गुलशन, भैरव गुर्जर, दुर्गा प्रसाद शर्मा, मोहन कोटवानी, रमेश मेघानी, प्रदीप हीरा नंदानी, शिव प्रसाद गौतम सहित अनेक कार्यकर्ता उपस्थित थे। माननीय नेताजी डॉक्टर हडा जी, कोहली समाज के माननीय अध्यक्ष महोदय, संपत जी, कमल जी और सारे यहाँ विराजे हुए महानुभावों और देवियों, मैं आज के इस अवसर पर स्वतंत्र वीर, स्वतंत्रता सेनानी, वीरव्रती, परम देशभक्त रूपला जी को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और श्रद्धा सुमन अर्पित की है मैंने भी। ये जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने जो बात कही, अगर ये नहीं कहते तो मेरे को ऐसा लगता है कि अजमेर शहर इतना जल्दी बदल कैसे गया। अध्यक्ष जी, आप निश्चिंत रहिए, अजमेर शहर में रहने वाला एक भी व्यक्ति अजमेर शहर का नहीं है, बाहर से आए थे। चौहानों ने अपनी रक्षा की दृष्टि से गढ़ बीटली, तारागढ़ का निर्माण कराया। अजयपाल जी ने आकर अजमेर शहर को बसाया। धीरे धीरे तारागढ़ की तलहटी में आते गए लोग, बसते गए। परंतु मूलतः कोई कह दे कि यह आदमी अजमेरू के बसने से पहले से यहीं रहता था, ऐसा नहीं है। इसलिए जब कभी ख्वाजा साहब को यहाँ आकर के और यहाँ रहे, उनके बेटे पोते ये सब कुछ आए करे, तो ख्वाजा साहब भी बाहर से ही आए थे, यहाँ के नहीं थे। इसलिए आप एक बात मान करके चलें, वो जीवित समाज है। आदमी जीवितता का प्रमाण देने के लिए इस तरह के तर्क देते रहते हैं। अगर नहीं देंगे
तो कौन कहेगा कि ये आदमी है? आपको तो इतना ही कहा मैंने, तो दाहिर सेन होगा कि डाहिर सेन होगा कि राजा दाहिर होगा, उनका दाहिर सेन से लेना देना नहीं था। ओंकार सिंह लखावत क्योंकि इस स्मारक को बनाने में इन्वॉल्व है, इसलिए इसको कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करनी है, ये स्वभाव है। अभी भी अपन बीसलपुर का पानी पीते हैं, अजमेर शहर का पानी नहीं पीते ना। इस शहर का विविधता वाले लोग हैं, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग जगह से आके बसे हुए लोग हैं। कुछ रेलवे के कारण आकर बस गए, कुछ पढ़ाई लिखाई के कारण यहाँ बस गए। ओरिजिनली अजमेर जो है वो बहुत बाद में से उसमें से निकला हुआ है। और इसलिए आप तो ये बात कह रहे हो, मैं आपको आज ईमानदारी से बता रहा हूँ, हमारे पास तो 4 कार्यकर्ता भी कोली समाज के नहीं थे। मैं मेरे कालखंड की बात कर रहा हूं, पुरानी बातें नहीं करता आपसे। पर हम जानते थे ये बहुतायत वाला समाज है, ये श्रमजीवी समाज है, मेहनत करके कमा के खाने वाला समाज है। इस समाज को अलग थलग नहीं रख सकते यदि किसी को सामाजिक क्षेत्र में काम करना है तो। हम तो जाते थे, एक तो मांगीलाल जी से नमस्ते होती थी, बाद में होते होते डॉक्टर समरिया तो हमारे पीरियड में आए, है ही नहीं कोई। नाथू सिंह जी तंवर को एक बार यहां नगर परिषद का अध्यक्ष बनाया, वो कोई बीजेपी में नहीं थे। चिरंजीव लाल जी हमारे बहुत बड़े नेता थे, उनका नहीं उपाध्यक्ष मैं बन जाऊंगा, अध्यक्ष इनको बनाना। नाथू सिंह जी तंवर यहां अध्यक्ष बने आपके समाज के, सेंट पॉल से आगे उनका स्कूल चलता था। आप ये मैं आपके समाज को कहना हो तो कह देना, सृष्टि बदल जाएगी, चांद और सूरज उगना बंद कर देंगे, तो भी हम कोली समाज का पीछा छोड़ने वाले नहीं है। कोली समाज को अपने साथ मिलाकर, अपने समाज का अभिन्न अंग बनाकर हम अजमेर में काम करने वाले लोग हैं। ये सत्ताएं आती हैं जाती हैं, वोट पड़ते हैं नहीं पड़ते हैं, आएंगे जाएंगे, परंतु ये समाज इस देश के लिए एक अभिन्न अंग है। और इसलिए ये राजा दाहिर सेन की कोई मेरे से मांग थोड़ी की थी, किसी ने ज्ञापन थोड़ी दिया राजा दाहिर सेन का स्मारक होना चाहिए, किसी ने कोई नहीं आया मेरे पास, कोई कभी नहीं आया। ये तो मैं कहीं प्रवास करते करते 83 में चारण संस्थान के प्रवास के लिए कहीं गया, मुझे कहीं कोई किताब मिली, मैंने उस किताब को पढ़ा। उस किताब को पढ़ने के बाद जहन में उतार लिया। तो मैं आपको भी कहता हूं, आप यहां आकर पुष्पांजलि अर्पित करके घर जाके अपने दिल को बदला मत करो। अपने जहन में, अपने हृदय में कुछ स्थान रखो जिसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण बातें होनी चाहिए, कुछ महापुरुष होने चाहिए। ये कोई सामान्य महापुरुष नहीं है, देश की आजादी की लड़ाई है। कोई अपने खेत और खलिहान का झगड़ा नहीं था, पड़ोसी के प्लॉट का झगड़ा नहीं था, कोई धन और दौलत का झगड़ा नहीं था। हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए कौन आगे आएगा? अच्छे अच्छे लोग तो सर साहब और राय बहादुर साहब की डिग्रियां लेकर के और खिताब लेकर के अपने अपने घरों में बैठे हुए अंग्रेजों को माला पहनाने जाया करते। मैं अभी 7-8 दिन पहले ही इसको पढ़ रहा था, जब यहां पर इंग्लैंड के, ब्रिटेन के राजा थे, उनके राज्य सिंहासन जो है, एडवर्ड जो है, उनके राज सिंहासन के लिए उनकी वर्ष मना रहे थे उस दिन को। तो यहाँ के जो वायसराय थे, उस वायसराय ने सारे राजाओं को चिट्ठी लिखी, अरे भाई आप तो श्रमजीवी लोग हो, मेहनतकश लोग हो, आप तो कोई रियासत के यहाँ अजमेर में राजा नहीं बन के आए, आप तो वो हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, अपने हाथ से कमा के खाते हो। आपके पास दुनिया का धन नहीं आया, कभी कहीं लूट के नहीं लाए आप कहीं से धन। और आप आश्चर्य करोगे, 100% राजाओं ने उस दरबार में जाने के लिए हाँ भर दी कि हम आ रहे हैं किंग एडवर्ड के राज्याभिषेक के अवसर पर उसका समारोह मनाने के लिए। ये खरवा के गोपाल सिंह जी, अर्जुन लाल सेठी, केसी सिंह बारट, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले, कहने के मेवाड़ का महाराणा भी चलाया जाएगा, या महाराणा प्रताप का नाम लेके हम आजादी की लड़ाई लड़ते हो, तो किसका नाम लेंगे? इन सब ने मिलकर कहा कि वो मेवाड़ का महाराणा भी रवाना हो गया, वो भी सरेंडर हो गया अंग्रेजों के सामने। कौन क्या करे? तो केसी सिंह जी को कहा आप तैयार करो। अरे उन्होंने कहा तो रेल रवाना हो गई, स्पेशल रेल, किसको तैयार करूं मैं? वहां से घोड़े दौड़ाए,
ये भीलवाड़ा के पास एक सरेरी स्टेशन है, उस सरेरी स्टेशन पर गए, ट्रेन वहां तक स्पेशल ट्रेन पहुंची, वहां उसको रुकवाया। उन्होंने चेतावनी की चूंटी, हमारे पढ़ाए जाते थे पाठ्यक्रम में पहले, वो दोहे लिखे और कहा तुम किसका वंशज है, कहां जा रहा है। सारा हिंदुस्तान क्या करेगा अगर मेवाड़ का महाराणा सरेंडर हो जाएगा तो आजादी के दीवाने जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो कैसे लड़ेंगे। तो वो दिल्ली तो चले गए और अंग्रेजों के उस एडवर्ड के कर्जन के जो बुलाए हुए दरबार था उस दरबार में नहीं गए और वापस लौट के आ गए। तो साहब ये रूपला कोहली उन लोगों में से है जिन्होंने अंग्रेजों की सल्तनत को स्वीकार नहीं किया। क्या छोटा सा जवान आदमी था, सामान्य घर में पैदा हुआ, मेहनत मजदूरी करने वाले घर में पैदा हुआ। इनका कोई राज जा रहा था क्या? मैं कहता हूं कि साहब कोई अंग्रेज रह भी जाते तो इस रूपला कोहली की कौन सी जमीन ले रहे थे वो। परंतु देशभक्ति और स्वाभिमान, अपनत्व, स्वत्व क्या होता है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए आजादी की लड़ाई में सम्मिलित हुआ। अंग्रेजों की खिलाफत शुरू की, एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए, जो आजादी की लड़ाई लड़ने के तरीके थे वो सब अपनाए। अंग्रेज लोग पीछे पड़े हुए थे, गिरफ्तार कर लिया, मुकदमा चला। आज के दिन 1859 में फांसी की सजा दे दी। माफ कीजिएगा साहब, पैसा तो कईयों के पास हो सकता है, बंगला भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, उनके पास अच्छी गाड़ी हो सकती है, 20-30-40 लाख 50 लाख, पर रूपला कोहली की विरासत नहीं हो सकती, रूपला कोहली नहीं हो सकता उस घर के अंदर। रूपला कोहली कोई सामान्य तरीके से पैदा हुआ, सुभाष चंद्र बोस कोई सामान्य तरीके से पैदा हुआ, भगत सिंह कोई सामान्य तरीके से पेश हुआ। यह सवाल चंद्रशेखर के लिए तो कोई नहीं पूछता, ये बात भगत सिंह के लिए तो कोई खड़ा होकर के नहीं पूछता। दिक्कत यह है कि ये मूर्ति कब लगी और किसने लगाई। कुछ लोगों की मानसिकता है कि इस देश में हम ही पैदा हुए, नहीं तो दुनिया पैदा ही नहीं हुई, इसलिए दूसरा आदमी को ठीक ठाक दिखता तो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये रूपला कोहली ने भ्रम तोड़ा कि देश की आजादी की लड़ाई के अंदर हम अंग्रेजों की जय जयकार करने वाले लोगों में समाज नहीं था, बल्कि अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियार उठाए और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। अंग्रेजी सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए सम्मिलित जो टोली बनी, उनमें रूपला जी कोहली उसमें से एक सम्मिलित थे। निश्चित रूप से इन शूरवीरों ने देश की आजादी में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, उस समय सिंध अखंड भारत का हिस्सा था। दुर्भाग्य से 14 अगस्त को जब बंटवारा हुआ तो वो सिंध हमारी भारत की भूमि से अलग हो गया, परंतु वो दर्द वो निश्चित रूप से सभी के मन में है। और रूपला कोहली ने 1859 में जब उनको फांसी की सजा ब्रिटिश सरकार ने दी, उन सब चीजों का वर्णन हमारे सभी अतिथिगण आपको बताएंगे। परंतु आपको बता दें कि दारसेन स्मारक 1997 में बना। उस 97 के अंदर यहाँ पर जानकारी के अनुसार हेमू कालानी जी की मूर्ति उस समय यहाँ पर लगाई गई। समय परिस्थितियां जब जानकारियां हम लोगों के पास में सीमा पार से आने लगी, तो सीमा पार के अंदर हमने यहाँ पर राणा रतन सिंह की 2017 के अंदर मूर्ति की स्थापना करी। पिछले कोरोना काल के अंदर हम लोग कुछ रिसर्च कर रहे थे, लखावत जी वैसा के हाथ में एक सिंध की किताब आई। उस सिंध की किताब के अंदर रूपला कोहली के बारे में लिखा हमने, क्योंकि मेरे को सिंधी अरबी भाषा नहीं आती थी, परंतु अरबी भाषा के अंदर उसका अनुवाद यहाँ के पुराने लोगों से जब कराया तो निश्चित रूप से उसमें जानकारी आई कि रूपला कोहली कौन थे, क्या थे, किस तरीके से थे। मन में एक संकल्प लिया कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर इस जो सिंध की भूमि के अंदर, क्योंकि मिनी सिंध के रूप में अजमेर जाना जाता है, और ये दारसेन स्मारक सिंध का पूरा एक वातावरण प्रदर्शित करता है। जो अभी यहाँ पे बंधु आए उनको भी कहा कि सिंध का नजारा देखना है तो अंदर आप जाके देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से इस जगह के ऊपर सिंध के अंदर 3 ऐसे वीरों का जिनको फांसी की सजा दी गई, उन तीनों की मूर्तियां इस स्मारक के ऊपर लगी। और निश्चित रूप से जब 16 तारीख को पिछले दिनों जब रूपला कोहली जी की यहाँ पर मूर्ति की स्थापना हुई, उस समय डॉक्टर पीएससी लाड़ा जी, अनीता जी भदेल, समाज के सभी अध्यक्ष महोदय और काफी बंधु यहाँ पर उस समय उपस्थित थे यहाँ पर। और उस दिन सबसे बड़ी चीज थी कि रूपला कोहली के परिवार के लोग, क्योंकि उनकी जो
बच्ची है, उनके पति भी यहाँ पर आए थे, उनसे भी हम लोगों को यहाँ पर मुलाकात करने का मौका मिला। निश्चित रूप से इतिहास को यदि हम खंगेलें, क्योंकि हमको इतिहास में ऐसी कई सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती, नहीं जानकारी आती है। भारत के प्रवेश द्वार जिसको कहते हैं, उस सिंध की रक्षा के लिए किस तरह से दाहर सेन जी ने और उनके संपूर्ण परिवार ने बलिदान दिया। पर हिंदुस्तान में अपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले असंख्य सैकड़ों ऐसे वीर पुरुष और स्त्रियां हुई हैं जिनका इतिहास हमें नहीं मालूम। सरकारों ने जो इतिहास हमें पढ़ाया, इतिहासकारों से जो इतिहास लिखाया गया, वही हमने पढ़ा और उसी को हमने जाना। लेकिन चूंकि आज सोशल मीडिया का भी जमाना है और इतिहासकारों से निकल करके अब बहुत सारी चीजें समाज में आई हैं और रूपला कोली जी के बारे में जैसा कमल जी ने बताया कि किस तरह से अरबी में ये इतिहास में लिखा हुआ है, लेकिन हिंदुस्तान के इतने असंख्य लोगों को नहीं मालूम कि रूपला कोली जी ने भी अंग्रेजों से किस तरह से लड़ाई लड़कर अपने देश की, अपने राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया। इतिहास को जानना और समझना सिर्फ इतना ही पर्याप्त नहीं है। इतिहास को जानकर समझकर उससे प्रेरणा लेना और आने वाली पीढ़ियों को उसके लिए तैयार करना। मुझे लगता है कि ऐसे स्मारकों से बहुत अच्छे से हम नई वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को वो संस्कार, वो जानकारियां दे सकते हैं बहुत आसानी से, जो किताबों में नहीं पढ़ाई जाती। आज भी दाहर सेन का इतिहास किसी पुस्तक में नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन अजमेर के प्रत्येक व्यक्ति को ये मालूम है कि अजमेर में दाहर सेन स्मारक है, अजमेर में झलकारी बाई का स्मारक है और अजमेर में पृथ्वीराज चौहान जी का स्मारक है। उन स्मारकों से हमें ये ज्ञात होता है कि कैसे हमारे देश की रक्षा के लिए इन वीर पुरुषों ने, महिलाओं ने अपना बलिदान दिया। तो मुझे आज के दिन सिर्फ इतना ही कहना है। इस महान योद्धा के श्रद्धा सुमन अर्पित करने को हम सब यहाँ उपस्थित हुए, हमारे बीच आदरणीय लखाव साहब इस अवसर पर मौजूद है। सबसे पहले उनका स्वागत करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय अनीता जी, हमारे समाज के लेखराज जी, समाज के सभी वरिष्ठ जन, हमारे कमल प्रकाश जी, संपत जी, तुलसी जी, मोहन जी और भी सभी उपस्थित सभी लोगों का नाम लूँगा, समय ज़्यादा होगा। मैं मुख्य विषय पर आता हूँ। रूपला कोली के बारे में जो हम यहाँ उपस्थित है लगभग तय है कि हम सब जानते हैं कि रूपला कोली जी का यहाँ पर स्मारक क्यों बनाया गया, कौन थे। अब लगभग 6 महीने से हम सब इस बारे में चर्चा करते आ रहे हैं और हमको सबको जानकारी है। लेखराज जी ने जो अभी सवाल उठाया वो भी अपनी जगह जायज है। समाज में विभिन्न लोग होते हैं, जब कोई चीज पैदा होती है तो उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। क्रिया छोटी सी होती है, प्रतिक्रिया ज्यादा होती है, लेकिन क्रिया जब ज्यादा बढ़ती जाती है प्रतिक्रिया कम होती जाती है। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन एक उदाहरण दूंगा, जब मैं छोटा था, समाज के हमारे पिताजी बहुत अच्छी नेतागिरी करते थे, तो समाज में कोली राजपूत होती थी, सकोली होते थे, दंतुबाई वैश्य होते थे। ये तो अजमेर का उदाहरण दे रहा हूँ जो मैंने सुने और सबको जानता हूँ जो समूह में बटे हुए। लेकिन जैसे जैसे हम जगह चेंज करते हैं, महाराष्ट्र की तरफ जाते हैं तो कोरी हो जाता है, फिर कोड़ी हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हैं, क्योंकि अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं। प्रोनाउंसिएशन के साथ में भाषा बदलती है और भाषा के साथ में वो लफ्ज और पीछे का जो अक्षर होता है वो भी बदलता जाता है। और जब हम वापस अपने मुख्य धारा में लौटते हैं तो हमें भी उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। तो हम इन चीजों को ना उलझते हुए, क्योंकि बीच में जब अपने महारानी झलकारी बाई का भी स्मारक जब बना था, अनीता जी उपस्थित थी, विभिन्न प्रतिक्रिया आई थी कि इतनी दूर क्यों। अरे कोई भी है, महापुरुष है, खाली अपने समाज तक सीमित रखोगे क्या? उसकी जानकारी सबको होनी चाहिए, पूरे शहर को, पूरे देश को, पूरे विदेश को होनी चाहिए। तो इन्हीं भावना को लेते हुए अनीता जी ने उस स्मारक की वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर अजमेर फोटो वीडियो एसोसिएशन द्वारा शहर के सीनियर फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स का माला और दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया। साथ ही एसोसिएशन द्वारा सीनियर और बुजुर्ग फोटोग्राफर को अपने गुरु के रूप में श्रीफल भेंट किए। विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी टीम अजमेर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से
हमारे अध्यक्ष साहब के मार्गदर्शन में सभी वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान करने का बीड़ा उठाया गया। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के अवसर पर अजमेर फोटो वीडियो एसोसिएशन द्वारा शहर के सीनियर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर का माला और दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया। साथ ही एसोसिएशन द्वारा सीनियर और बुजुर्ग फोटोग्राफर को अपने गुरु के रूप में श्रीफल भेंट किए गए। इस मौके पर एसोसिएशन द्वारा संस्था के संरक्षक कंवल प्रकाश कृष्णानी का विशेष स्वागत सत्कार किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष राकेश जैन, कोषाध्यक्ष दिलीप शर्मा, सह सचिव मनीष टेकचंदानी, उपाध्यक्ष नितिन सिंह, प्रचारक मंत्री लेखराज राजौनिया, नितिन शर्मा, सह प्रचार मंत्री शीतल स्वरूप मेहरा, उप कोषाध्यक्ष सहित आदि लोग मौजूद रहे। निश्चित रूप से अजमेर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर की जो एसोसिएशन बनी हुई है, इन्होंने आज यहाँ मेरे कार्यालय पे आकर आपने सम्मान किया। आपके लिए उसके लिए तहे दिल से पूरी अध्यक्ष महोदय और उनकी पूरी कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से इस कंपटीशन के जमाने के अंदर सबका साथ रहना बड़ा मुश्किल होता है, परंतु आप लोगों में आपस में प्यार और मोहब्बत जो बनी हुई है ये बरकरार रहे। कंपटीशन के जमाने के अंदर सबसे बड़ी जो चीज होती है कि क्वालिटी के ऊपर हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरे डैडी खुद फोटोग्राफर थे, तो निश्चित रूप से मेरे बड़े भैया और मैंने भी फोटोग्राफी का काफी काम किया। समय, परिस्थितियां, कालखंड के हिसाब से व्यवस्थाएं बदल गई, परंतु फिर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का शौक और वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का इंटरनल सेटअप आज तक समाप्त नहीं हुआ। वो सारा स्वामी न्यूज के जरिए से पूरा शहर देखता है उन सब चीजों को, क्योंकि वीडियो नहीं होता तो शायद ये चैनल नहीं चल सकता था, और निश्चित रूप से ये सब चल पाया है। मैं मंगल कामनाएं करता हूं इनके एसोसिएशन के अंदर, क्योंकि आपने मेरे को भी इन सब चीजों में जोड़ रखा है। और जब पुरानी बातें जब याद आती हैं तो पुराने जमाने से लेके आज तक कई सारे बदलाव हुए हैं। उन बदलावों के अंदर भी, इन टकराव की जिंदगी के अंदर भी आप लोग प्रेम से आगे रहें, मेरी ऐसी कामना है। और यदि कभी भी किसी तरीके का भी सहयोग मेरी तरफ से रहेगा, मैं हमेशा आप लोगों के लिए तत्पर रहूंगा, ऐसी मेरी कामना है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस के उपलक्ष्य पर हमारी टीम अजमेर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन की ओर से हमारे अध्यक्ष साहब के मार्गदर्शन में सभी वरिष्ठ फोटोग्राफरों का सम्मान करने का बीड़ा उठाया गया। इसी क्रम में हमने वीनस स्टूडियो वाले रणवीर सिंह जी, रंगोली स्टूडियो वाले किरण जी वर्मा, महावीर सिंह जी चौहान साहब, SP ओझा साहब, जोधा टेकचंदानी साहब, जगदीश जी भाटी साहब, और जो हमारी नजर में आए, जिनको हम लोग पहचानते थे या हमारे दोस्तों ने बताया, उनका सम्मान करने की कोशिश की गई है। और अभी बाकी रह गए होंगे, उन लोगों का भी हम सम्मान आगे करने के प्रयास में रहेंगे। हम सारी टीम ने, पूरी सब ने टीम ने 2 दिन से अजमेर के जितने भी गणमान्य फोटोग्राफर थे उन सबका तहे दिल से स्वागत किया, उनका सम्मान किया, और उन लोगों ने जो हमें आशीर्वाद दिया उनसे हमें इतनी खुशी मिली जो हम आपके सामने बयान नहीं कर सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि जितने भी अजमेर के फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर हैं वो सारे अभी और कल कभी भी जाकर अपने गुरुओं को, जिन्होंने उनको ये वर्क करना सिखाया है, उनके जाके चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें और उनका एहसान माने, जिन्होंने उनको जिन्होंने ये बिजनेस के अंदर डाला और उनको रोजी रोटी चलाने का एक वो दिया साधन, उनका धन्यवाद करें। और मैं चाहता हूं कि अजमेर फोटोग्राफर वीडियोग्राफर एसोसिएशन एक रहे और सबका आशीर्वाद हमको मिलता रहे। इसके लिए जय हिंद। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे पे हमारी संस्था जो है अजमेर फोटोग्राफर जो वीडियो फोटो एसोसिएशन है, उनके अंतर्गत आज हमने सम्मान किया है जो हमारे बुजुर्ग फोटोग्राफर हैं पूरे अजमेर के। उन सबका नारियल श्रीफल देके, माला पहना के, मिठाई खिला के उनका सम्मान किया है। और इस कड़ी में हम पूरे अजमेर शहर में दोनों तरफ गए। और प्रदेश के उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत आज तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां उन्होंने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर में परिवार के लोगों के साथ दर्शन किए। इस दौरान पुष्कर पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। प्रदेश के उद्योग और देवस्थान मंत्री शकुंतला रावत रविवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंची, जहां उन्होंने जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में सह परिवार दर्शन किए। पुष्कर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश कुडिया के नेतृत्व में फूल मालाओं से स्वागत किया।
इसके बाद मंत्री रावत ने सरोवर पर पूजा अर्चना की। मंदिर में दर्शन करने के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए स्थानीय पुलिस प्रशासन और सुरक्षा व्यवस्थाओं में लगे होमगार्ड को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने की भी हिदायत दी गई। साथ ही दूर पार्किंग की वजह से वृद्ध महिला दर्शनार्थी को चलने में हो रही दिक्कत को देखते हुए मंत्री रावत ने उन्हें स्वयं अपनी गाड़ी से सरोवर तक पहुंचाया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री रावत ने कहा कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के जीर्णोद्धार के संबंध में अनुमति ले ली गई है। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर जल्दी जगतपिता ब्रह्मा मंदिर मरम्मत की कवायद को तेज किया जाएगा। देश भर से आने वाले लाखों रामदेवरा यात्रियों का हवाला देते हुए मंत्री रावत ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगतपिता ब्रह्मा के द्वार अब सुबह 5 बजे मंगला आरती और रात 9 बजे शयन आरती तक मंदिर के पट खुले रहेंगे। अधिक उम्र और बीमारी से ग्रसित श्रद्धालुओं को जगतपिता ब्रह्मा मंदिर की ऊंची सीढ़ियों में चढ़ने में हो रही तकलीफ के संबंध में जब रावत से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जल्दी इस संबंध में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से अनुमति लेकर रैंप का निर्माण करवाया जाएगा। एक लंबे अरसे से शंकराचार्य परंपरा की महंत की गद्दी खाली होने के सवाल पर रावत ने कहा कि यह धार्मिक आस्थाओं से जुड़ा मामला है, जिस पर सभी पक्षों से बैठक कर सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाएगा। कस्बे में आवारा जानवरों की मौजूदगी के चलते तीर्थ यात्रियों को हो रही खासा दिक्कतों पर रावत ने पशुपालन, नगर परिषद, नगर पालिका और नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित करने की बात कही। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर में दर्शन करने के बाद मंत्री रावत अजमेर सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गयी। रावत की पुष्कर यात्रा के दौरान थाना प्रभारी महावीर शर्मा में जाब्ता सुरक्षा व्यवस्थाओं में तैनात रहे। ये कि भारत सरकार से जो हमको परमिशन लेनी चाहिए थी, वो पहली बार जब हम आए थे, धर्मेंद्र राठौड़ जी आरटीडीसी चेयरमैन और हम सब आए थे, तो हमने इसका पूरा निरीक्षण करके जो भारत सरकार ने परमिशन दे दी, टेंडर हो गया, जल्दी से जल्दी काम चालू करने के आज हम मीटिंग भी ले रहे हैं। कलेक्टर साहब, एसडीएम सभी को मैंने बुलाया भी है, तो जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत का काम चालू हो जाएगा जीर्णोद्वार का। दूसरा कि दिन में बंद रहता था, फिर भीड़ एकदम जो यात्री रामदेवरा जा रहे हैं, गोगामेड़ी जा रहे हैं, तो वो सब लोग यहाँ पर आते हैं। सभी सोचते हैं कि एक बार इतनी दूर से आए अदर स्टेट से, तो दर्शन करते हुए चले। तो ये व्यवस्था ऐसी कर दी कि कृपया करके दिन में इसको आप जो शयन का टाइम होता है उसको थोड़ा बहुत करके चेंज करके कि दिन में मंदिर खुला रहे और रात को भी समय अवधि बढ़ाई जाए। और आने और जाने का रास्ता है सभी से कि जो सब लोग जा रहे हैं उनको जल्दी ऐसे नहीं करें, आराम से उनको दर्शन करने दें, क्योंकि जब व्यक्ति आराम से दर्शन करता है तो इस तरीके की कोई भगदड़ नहीं बचती। तो आज इसीलिए मैंने देखा कि मैं भी उसी लाइन में चल के देखती हूँ कि किस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं, कि भाई पर्सनल दर्शन करें तो जैसे जनता के साथ करें तो और आनंद भी और ही आता है। तो मैंने कहा सबके साथ साथ चलें और सारी व्यवस्थाओं को पुलिस प्रशासन हो चाहे होमगार्ड के हो, उनको कहा, निर्देशित भी किया है कि आप इस तरीके से नहीं करें, चलिए एक साथ रोके नहीं, चलती रहे ना। और ये सारी व्यवस्थाएं कि अब आने का दूसरी तरफ से, जाने का दूसरी तरफ से, इन व्यवस्थाओं से अव्यवस्था नहीं होगी, ऐसा देवस्थान का प्रयास। अभी तो व्यवस्था जो चल रही है इस टाइम वो तो सही है, बाकी आपको कहीं लगे तो आप भी हमें बता सकते हैं, आप भी अपने ही हैं। मैं तो मानती हूँ आप सब मंत्री हो भाई, है ईओ को भी कि जो आवारा पशु है उनको भी एक जगह करने के लिए, गौशालाओं में घालने के लिए, आज उसके लिए भी मैंने मीटिंग में बोला है। जो एनिमल्स के जो डायरेक्टर है, डॉक्टर है, उनको भी मैंने वहाँ बुलाया, सीओ को भी बुलाया है, जिला परिषद और नगर परिषद दोनों को, कि जितने भी पशु ऐसे घूम रहे हैं इस रोड पे पुष्कर जी तक, उन सबको वहाँ से हटाएं। बिल्कुल इसको हम बनवा देंगे रैंप को। नॉलेज में मैंने पिछली बार भी इस चीज को हमने नोट किया था कि व्हील चेयर ऊपर तक पहुंच जाए, एक साइड रैंप बना दे जिससे वृद्ध। ये हमने बोल दिया अभी देवस्थान विभाग की ओर से परमिशन देके तुरंत ही, हमें इसमें क्या भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, जो ये संग्रहालय जैसे होते हैं ना उस तरीके से। यहाँ पे जो व्यवस्था है प्रशासनिक बहुत अच्छी है, अभी विधायक जी ने भी बहुत सहयोग किया हमारा और पूरा ध्यान रख रहे हैं भाई, बहुत सहृदय है और केयरिंग नेचर है उनका, और ऐसे जनप्रतिनिधि होना चाहिए। ऐसी मंत्री तो देश का उद्धार हो जाएगा यदि इतना उनमें इंसानियत है, जो आजकल बहुत कम देख। श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा जागृति मंच संस्था की ओर से विश्व शांति और पशुओं को लंपी रोग से मुक्ति के लिए आयोजित 35 दिवसीय नमोकार महामंत्र अनुष्ठान का आज निष्ठापन महोत्सव आयोजित किया। क्षत्रिय योजना स्थित विद्यासागर तपोवन में गण्य आर्यिका रत्न 105 संगमवती माता जी के सानिध्य में आयोजित इस धार्मिक अनुष्ठान का 3 दिवसीय समापन समारोह नमोकार महामंत्र, जाप, हवन और शोभायात्रा के साथ हुआ। श्री दिगंबर जैन मुनि संघ सेवा संघ जागृति मंच संस्था के तत्वाधान में आयोजित 35 दिवसीय नमोकार महामंत्र
महामंत्र अनुष्ठान का आज निष्ठापन समारोह हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ किया गया। विश्व शांति और पशुओं के बीच फैल रहे जानलेवा लंपी रोग की रोकथाम के लिए हवन कर पूर्णाहुति की गई। जैन संत गणनी आर्यकारत्न 105 संगमती माताजी के सानिध्य में पिछले 35 दिनों से जारी नमोकार महामंत्र का निष्ठापन महोत्सव भी मनाया गया। लगातार 35 दिनों से जारी धार्मिक अनुष्ठान में जैन श्रावक श्राविकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 3 दिवसीय समापन समारोह के तहत अखंड नमोकार महामंत्र का भी आयोजन किया गया। आज रविवार को आयोजित निष्ठापन महोत्सव के तहत प्रातः सामूहिक नमोकार महामंत्र का धार्मिक रीति रिवाजों से निष्ठापन किया गया। इसके पश्चात 35 मंडलों पर धार्मिक अनुष्ठान का हवन कर विश्व शांति और लंपी रोग से पशुओं की मुक्ति के लिए अग्नि में मंत्रोच्चारण के साथ आहुतियां दी गई। धोती दुपट्टा में पुरुष और केसरिया परिधान पहने महिलाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए विश्व शांति और आत्म कल्याण के लिए महामंत्र नमोकार का ध्यान किया। इसके पश्चात विद्यासागर तपोवन से पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर होते हुए विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। 35 दिवसीय अनुष्ठान के निष्ठापन में 35 मंडलों पर विराजमान श्रावकों को घोड़ा बग्गी में सवार कर श्री जी के रथ के साथ जुलूस में शामिल किया गया। वैशाली नगर इलाके के विभिन्न सड़क मार्गों से गाजे बाजे के साथ निकाले गए जुलूस का अनेक स्थानों पर स्वागत किया गया। क्षत्रियोजनाथ दिगंबर जैन मंदिर में परम पूज्य आरिका गंडी गुरुमा 105 संगमती माताजी के सानिध्य में चल रहे 35 दिवसीय नमोकार महामंत्र अनुष्ठान का संपूर्ण कार्यक्रम संपन्न हुआ। विश्व शांति महायज्ञ के साथ संपूर्ण विश्व की शान में शांति हो, सभी निरोगी हो, सभी सुखी हो, इसी भावना के साथ आज इस महायज्ञ यहाँ पर किया गया। परम पूज्य गंडी आरिका माताजी के सानिध्य में यह यज्ञ करीब 500 लोगों ने इसमें पूर्णाहुति दी और ये 35 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हुआ। इस समापन के पश्चात एक भव्य जुलूस के रूप में श्री जी को रथयात्रा विराजमान करके परम पूज्य गंडी आरिका के साथ सकल दिगंबर जैन समाज के लोग नगर भ्रमण को निकले हैं। वो पूरे जुलूस के रूप में पूरे पेरीफेरी लगा के वापस क्षत्रियोजनाथ प्रांगण में पहुँचेंगे, जहाँ पर श्री जी को पुनः विराजमान किया जाएगा। और इस 35 दिवसीय कार्यक्रम जो था नमोकार महामंत्र का, जो असभ्य लोगों के लिए महासिद्धिदायक मंत्र है, उसका समापन होगा। आज संगमती माता जी के सानिध्य में सत्संग 35 दिवसीय नमोकार मंत्र का जो जाप चल रहा था, उसके समापन का अनुष्ठान किया गया। बहुत ही भारी संख्या में लोगों ने दर्शन का हिस्सा लिया। 35 ही मांडे मांडे गए, 35 ही कलश स्थापित किए गए, उसमें श्रीफल और विधान से अर्घ समर्पित किए गए। उसके बाद माता जी ने इसमें जो विश्व शांति महायज्ञ की भी आहुतियाँ दिलवाई। 1008 लोगों ने सभी ने मिलकर इसमें आहुति अपनी प्रदान की। जो अभी गायों में जो मुख बधिर जानवरों में जो बीमारी फैल रही है लीपी की, उस बारे में भी इनकी शांति के लिए और इनकी बीमारी को लोग दूर हो जाए, उस हिसाब से आज माता जी ने बहुत बड़ा अच्छा कार्यक्रम चलाया। जैन समाज में सत्य इस कार्यक्रम में कितने रथों का सानिध्य रहा, किस तरह से? कार्यक्रम में 16 बग्गियाँ, 16 पुण्यार्चक के हिसाब से 16 बग्गियों में बैठ के और श्री जी को जिसमें बैठा के ले गए, जिसके साथ ही हमारे विजय जी जैन अजमेर जैन समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित आदमी हैं, उन्होंने सारथी की भूमिका निभाई। आज संगमती माता जी के सत्संग क्षत्रिय योजना तपोस्थली यहाँ पर 35 दिन से जो अनुष्ठान चल रहा था महामंत्र नवकार का, और अखंड अनुष्ठान जो है यहाँ कल आज सुबह जो समापन हुआ 5 बजे, उसके उपरांत यहाँ एक पूजा विधान रखा गया, जिसमें प्रथम जो है अभिषेक और शांति धारा की गई। उसके बाद यहाँ विधान किया गया। उसके बाद विश्व शांति के लिए एक यहाँ पर जो है हवन किया गया, जिसके अंदर समस्त विश्व के अंदर शांति हो, सब में भाईचारा हो, प्रेम हो और निरोगी जो है पूरा विश्व हो। जिस तरह अभी गायों के अंदर जो लिपि की जो बीमारी चल रही है, उस बीमारी को भी ध्यान में रखते माता जी ने जो है इस तरह से मंत्रों का उच्चारण करवाया कि उनके भी जो जीव मुख्य जीव हैं, जो मुख्य। महाराजा अग्रसेन महिला समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तिरंगा थीम पर नृत्यगर माहौल को देशभक्ति के रंग से सराबोर कर दिया। साथ ही देशभक्ति पर आधारित कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। महाराजा अग्रसेन महिला समिति की ओर से महाराजा अग्रसेन स्कूल में अमृत महोत्सव मनाया गया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों ने तिरंगा थीम पर नृत्य कर माहौल को देशभक्ति के रंग में सराबोर कर दिया। संदेश दिया गया कि सभी लोग अपने देश से प्यार रखें और उस पर किसी तरह की आंच न आने दें। इस दौरान देशभक्ति पर आधारित कई प्रतियोगिताएं भी आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित की गयी। इस मौके पर समिति अध्यक्ष सुनीता बंसल, संरक्षक अंजू पंसारी और किरण एरन मीनू मित्तल ने
सभी सदस्यों का तिरंगा कैप पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत महाराजा अग्रसेन के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर की गई। नए घर से तेजाजी देवली पर तेजाजी के मेले की तैयारी व रंग रोगन के काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसे जेलन अस्पताल में भर्ती कराया गया। जानकारी के अनुसार मजदूर रंग रोगन का कार्य कर रहा था, इस दौरान वह हादसे का शिकार हुआ। नए घर स्थित तेजाजी देवली पर तेजाजी के मेले की तैयारी व रंग रोगन के काम के दौरान करंट लगने से एक मजदूर घायल हो गया, जिसे साथी मजदूरों की सहायता से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक का उपचार जारी है। जानकारी के अनुसार मजदूर रंग रोगन का कार्य कर रहा था, इस दौरान उसका हाथ किसी लोहे के पाइप पर लग गया और वह हादसे का शिकार हो गया। ये तेजाजी की देवली है नएगुड़ा में, वहाँ पे थोड़ा मेंटेनेंस का काम चल रहा था, रंग पुताई का थोड़ा, तो कुछ सामान पड़ा था छत के ऊपर, तो उसको थोड़ा दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे थे। तो पता नहीं किस तरह से एकदम अर्थ हुआ और अर्थ होने से कोई पाइप में करंट आ गया, वैसे ये थोड़ा झुलस गया है। तो उसको एडमिट कराया, डॉक्टर ने बोला ठीक है, तो थोड़ा हल्का सा हाथ में थोड़ा करंट लगा तो उसमें थोड़ा मलका जलन झुलसा हुआ है, बाकी ठीक है, तैयार है। डॉक्टर नाम है इसका हंसराज और कल्याणपुरा रहने वाला है, उम्र करीब 27-28 साल के आसपास है। स्थिति ठीक है, बिल्कुल डॉक्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है। हाँ, गदर पेंट मजदूरी काम करता है, तो मंदिर का रिनोवेशन का काम चल रहा था, कोई मेला है मंदिर में, तो उस हिसाब से थोड़ा गदर पेंट का जोरों से काम चल रहा था, थोड़ी सफाई हो रही थी, उस हिसाब से थोड़ा कोई था, पता नहीं कोई पाइप लोहेगा, उससे एकदम। पुष्कर में रामदेवरा दर्शन करने वाले यात्रियों की सरोवर में डूबने से मौत हो गई, जिसकी पहचान 23 वर्षीय रतनलाल सीकर निवासी के रूप में हुई। वहीं स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते युवक हादसे का शिकार हुआ। तीर्थ नगरी पुष्कर में हर महीने श्रद्धालुओं की डूबने से मौत हो रही है और यह मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन सरोवर पर सावधानी के लाल झंडे और स्थायी गोताखोरों की नियुक्ति तक नहीं कर रहा। रविवार को भी रामदेवरा दर्शन करने जाने वाले यात्रियों की सरोवर में डूबने से मौत हो गई। पुष्कर पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान 23 वर्षीय रतनलाल सीकर निवासी के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पुष्कर सरोवर के गुर्जर घाट पर मृतक अपने साथियों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए उतरा, जहां गहरे पानी में जाने की वजह से रतनलाल डूबने लगा। रतनलाल के साथियों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित और पुलिस मित्र टीम के कैलाश ने सरोवर में छलांग लगा दी। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद रतनलाल को सरोवर से बाहर निकाला जा सका। वहीं लंबे समय तक पानी में डूबे रहने के कारण रतनलाल की मौत हो गई, जिसकी सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने शव को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया और रतनलाल के साथियों द्वारा इस दुखद घटना की सूचना परिजनों तक पहुंचाई। हैरानी की बात है कि एक लंबे अरसे से हर महीने सरोवर में डूबने से श्रद्धालुओं की मौत हो रही है। प्रशासन की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि लगातार हो रही मौत के बावजूद सरोवर पर ना तो सावधानी बरतने के लिए लाल झंडी लगाई गई है और ना ही स्थानीय तीर्थ पुरोहितों की लंबे अरसे से चली आ रही मांग के अनुसार स्थायी गोताखोरों की नियुक्ति की जा रही है। हाल के दिनों में हुई बारिश के चलते सरोवर का जलस्तर 3 फुट और बढ़ गया है, जिससे सरोवर में डूबने का संकट और बढ़ गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन की उदासीनता देश भर में आने वाले श्रद्धालुओं की जान पर भारी पड़ रही है। आदर्श नगर थाने में एक परिवादी ने आरोपी योगेश कुमार पर उसके लाखों रुपए और गहने लेकर फरार होने का मामला दर्ज कराया था, जिस पर आज पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहीं मामले को लेकर पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है। आदर्श नगर थाने में एक परिवादी ने गत 9 जून को मामला दर्ज करवाया था, जिसमें परिवादी ने आरोपी योगेश कुमार पर उसके लाखों रुपए और गहने लेकर फरार होने का आरोप लगाया था, जिसके बाद दर्ज मामले के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी योगेश को गिरफ्तार कर लिया, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। वहीं मामले को लेकर पुलिस द्वारा लगातार जाँच की जा रही है। 9/6/2022 को परिवादी ने दर्ज कराया था कि योगेश कुमार नाम का व्यक्ति मेरे से 6-7-8 लाख रुपए लेकर के और गहने लेकर के और चला गया, मेरे वापस पैसे नहीं दे रहे। इस पर प्रकरण दर्ज किया गया। बाहर अनुसंधान योगेश को गिरफ्तार किया है। आज इसको जेल में पेश किया। कीमत तो ये अलग अलग बता रहे, ये अलग बता रहा है, वो बोलो। इस संबंध में जांच तफ्तीश की जा रही है। 400 से 384 की जांच। आरोपी योगेश कुमार, भगवानगंज रामगंज का। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी।